हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, अब हम आपको क्लास 12th यूपी बोर्ड मैथ प्यारे बच्चों पढ़ाने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम आपको, जैसे पहले फर्स्ट वीडियो में आपको बताएं हैं कि सबसे पहले आपको टॉपर की क्या क्या स्ट्रेटजी होती है उसे फॉलो करिएगा। तो उसे फॉलो करिएगा। तो फॉलो करने के तरीके में आपको पहला तरीका यही बताया गया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, उसका देखना कि सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। सिलेबस क्या क्या है, उस सिलेबस को मैं आपको राइट करवा देता हूं। मैं पहले से लिख दिया हूं प्यारे बच्चों, जिससे कि हमारा समय क्या हो बचे और क्या वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो। ओके, तो प्यारे बच्चों, और याद रखिएगा, टॉपर है, आपको टॉपर बनाएंगे प्यारे बच्चों। मैंने बालाजी बुक से और क्या है एनसीईआरटी और हरस्वरूप शर्मा के तीनों बुकों से अध्ययन किया था प्यारे बच्चों। और उसी प्रकार आपको इतना ही स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं प्यारे बच्चों। मैंने आपको एकदम सटीक तरीके से बहुत जल्दी सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे और आपके जितने भी पैटर्न, जितने टाइप के जो बने हुए उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। और ब्ल्यू रखिएगा प्यारे बच्चों, टॉपर है, आपको टॉपर बनाएंगे। इसी ब्ल्यू के साथ आप कंटिन्यू क्लास करेंगे, जैसे आपको क्लास प्रोवाइड करें आप उसी प्रकार कंटिन्यू क्लास को करिएगा। और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद क्या करते हैं कि चैप्टर वाइज अच्छी तरह से बता रहे हैं प्यारे बच्चे। और इसका क्या करते हैं कि इसका जो जैसा चैप्टर हमारा संबंध एवं फलन है, तो इसका पाठ्यक्रम क्या है, वो पाठ्यक्रम को प्यारे बच्चों लिखने के बाद ही हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहले हम ऐसे पढ़ देता हूँ, इसके बाद आप राइट कर लेना प्यारे बच्चों। देखिए, पहला हमारा है संबंध एवं फलन। क्या है, देख लीजिए, संबंध एवं फलन, फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, फिर आव्यूह शारीरिक सांतत्य एवं अवकलनीयता, निहित फलनों का अवकलन, अवकलज के अनुप्रयोग, राशियों में परिवर्तन की दर, वर्धवंता, ह्रासमान, सन्निकटन, स्पर्श रेखा एवं अवलंब, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ, समाकलन, प्रतिष्ठापन द्वारा समाकलन, खंडसा द्वारा समाकलन, समाकलन क्रमशः निश्चित समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, और इसके बाद अवकल समीकरण और सदिश बीजगणित, रैखिक प्रोग्रामर और प्रयोगिकता। इतने चैप्टर प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है। अब इतने चैप्टर कितने दिन के लिए, बस आपको चार मंथ में आपको अगस्त से लेकर आपके प्यारे बच्चों नवंबर तक में एकदम से इसे हम फिनिश कर देंगे। और हर चैप्टर वाइज प्यारे बच्चों, देखिए, हर चैप्टर वाइज में पाठ्यक्रम सबसे पहले लिखूंगा, पाठ्यक्रम लिखने के बाद ही स्टार्ट करूंगा। और देखिए, टॉपर की है स्ट्रेटजी होती, पढ़ना क्या है, सब कुछ नहीं पढ़ना क्या है, बस वही पढ़ना है जो एग्जाम में आना है, बस उसी को आपको पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आपको सजेस्ट करूँ आप फॉलो करिएगा, निश्चित रूप से 2024 और 25 के टॉपर बनेंगे प्यारे बच्चों। तो इसका सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसे सिलेबस को अच्छी तरह से राइट कर लेना प्यारे बच्चों। जब जा करके आपको, ये पहली बात तो आपको अपना सिलेबस कम पता होना चाहिए, तभी तो आप उसे पढ़ेंगे ना। जब सिलेबस है आपको नहीं पता रहेगा कितने दिन में हमें सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस नहीं पता रहेगा तो आप सही साथ आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो आप प्रिपरेशन क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमारा दायित्व तो ये बनता है कि सबसे पहले हम सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लें। मीन्स कहने के तात्पर्य, सबसे पहले सिलेबस राइट करके लिख लें, फिर सिलेबस कंप्लीट करें, फिर इसके बाद अनसॉल्व और फिर मॉक टेस्ट लगाकर हम जब एग्जाम में बैठेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले क्लास 12th के मैथ के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर में संबंध एवं फलन, चैप्टर का नाम क्या है, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसका आपको पाठ्यक्रम बता देते कि इस चैप्टर में हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे, और इस चैप्टर के और इस चैप्टर के पाठ्यक्रम में क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। यदि आपको ये पता चल गया तो हम उसी को पढ़ लेंगे, वही जो एग्जाम में आएगा, और अच्छी तरह से एग्जाम को जिस प्रकार हम फोड़े आप इस फोड़वा देंगे प्यारे बच्चों एग्जाम को। ओके, देखिए, तो सबसे पहले इसका पाठ्यक्रम देखेंगे, संबंध एवं फलन का पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में प्यारे बच्चों, इस पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले देखिए, संबंध है ना, तो संबंध के अंतर्गत क्या पढ़ना है, मीन्स संबंध के अंतर्गत आपको पढ़ना है नंबर 1 स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, और इसके बाद दूसरा है इसमें सममित संबंध, सममित संबंध, और तीसरा प्यारे बच्चों संक्रामक संबंध।
संक्रामक संबंध, और चौथा है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। देखिए संबंध एवं फलन के अंतर्गत क्या, पहला पार्ट हमारा संबंध, फिर इसके बाद फलन। तो संबंध में सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम हमारा क्या, सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या पढ़ना, रिलेशन के अंतर्गत स्वतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संबंध में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले स्वतुल्य संबंध मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सम्मिश्र संबंध सिमेट्रिक रिलेशन, और संक्रामक संबंध क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन, और तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन। प्यारे बच्चों ओके, तो ये हमारा इतना हमें क्या संबंध के अंतर्गत पाठ्यक्रम में पढ़ना, ठीक है ना। अब इस संबंध का हो गया। अब संबंध के बाद देखिए संबंध में हमें कुल इतना पढ़ना है। इस संबंध और फलन के अंतर्गत संबंध में इतना पढ़ना, इसके बाद आता फलन। अब फलन में क्या क्या पढ़ना प्यारे बच्चों, एकाएकी फलन प्रूव करना और आच्छादक। मीन्स कहने का तात्पर्य एकाएकी फलन और आच्छादक फलन। मीन्स संबंध एवं फलन के अंतर्गत संबंध में हमें स्वतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक और तुल्यता संबंध पढ़ना, और फलन के अंतर्गत एकाएकी फलन और आच्छादक फलन पढ़ना है। ये संबंध एवं फलन पहला चैप्टर मीन्स क्लास 12th यूपी बोर्ड प्यारे बच्चों मैथ के सिलेबस में पहला चैप्टर क्या, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन के अंतर्गत हमारा पाठ्यक्रम में संबंध में क्या पढ़ना, फलन में क्या पढ़ना, ये इतना ही पढ़ना है प्यारे बच्चों, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। बस आपको इतना ही पढ़ना है, और अच्छी तरह से प्यारे बच्चों क्या करिएगा, क्लियर करिएगा, और मैं क्लियर करूंगा। और यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और पहली बात तो हम ऐसा आपको पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हर तरीका हम कोई भी नहीं अपना चेंज करेंगे, जिस तरीके से पहला क्वेश्चन हल करेंगे उसी तरह का सेकंड हल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम क्या इसके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो संबंध एवं फलन के अंतर्गत हमारा संबंध में सिलेबस हुआ, फलन में ये हुआ, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, और फिर इसके अंतर्गत स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मिश्र संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या, तुल्यता संबंध क्या, एकाएकी संबंध क्या, आच्छादक संबंध क्या होता है, अच्छा एकाएकी फलन क्या होता है, आच्छादक फलन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पाठ्यक्रम हो गया, हमें इतना ही पढ़ना है। आप कैसे क्या, इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे देख लीजिए। सर क्वेश्चन कैसे क्या बने, तो समझे प्यारे बच्चों। संबंध के अंतर्गत क्या है, कोई हमारा फंक्शन दे देगा, कोई हमारा रिलेशन दे देगा, इस कहेगा इसे प्रूव करिए कि यह संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, किंतु संक्रामक नहीं है। पहला टाइप ये बना सकता है। दूसरा टाइप ये क्या बना सकता है, सिद्ध कीजिए कि जो हमारा संबंध दिया हुआ, कोई भी संबंध हो सकते, रिलेशन हो, सिद्ध कीजिए कि संबंध जो है स्वतुल्य सम्मित, सिद्ध कीजिए कि जो हमारा संबंध है यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से हमें क्या इसमें क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें क्या कहेगा, कोई फलन दे दे, कोई फंक्शन दे दे, कहेगा सिद्ध कीजिए कि हमारा एकाएकी फलन है, और कहेगा सिद्ध कीजिए कि हमारा आच्छादक फलन है। तो कैसे क्या इसकी प्रूविंग होगी, अब हम इसे क्रम वाइज अच्छी तरह से समझेंगे प्यारे बच्चों। देखिए संबंध, सबसे पहले हम जानेंगे कि संबंध क्या होता है, ठीक है ना। इसका पाठ्यक्रम का स्क्रीनशॉट ले ले प्यारे बच्चों, और आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको संबंध के विषय में बताएंगे, फिर इसके बाद फलन में आएंगे। देखिए सबसे पहले हम संबंध के विषय में जानेंगे कि संबंध क्या होता है। संबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। अब सबसे पहले जाने कि संबंध होता क्या है, या संबंध से आप क्या समझते हैं, या संबंध का क्या तात्पर्य होता है। ओके, या संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। देखिए संबंध की डिफिनीशन कैसे डिफाइन करेंगे, संबंध के विषय में कैसे समझेंगे संबंध क्या होता है। ओके, और व्यवहारिक आप देखे होंगे रिलेशन भी होता है, किसका किसका रिलेशन होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भाई बहन का रिलेशन संबंध होता है ना, तो इसी प्रकार और भी रिलेशन होते हैं, तो वो एक संबंध, माँ बेटे का संबंध होता, तो उसी प्रकार इसमें भी कोई संबंध होता होगा। तो देखिए संबंध क्या है। संबंध, सबसे पहले संबंध जो होता है, कह सकते हैं कि जो संबंध होता है ना,
वो दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। देखिए व्यवहारिक में क्या होता है, माँ और बेटे का एक ये संबंध हो गया, लेकिन इस मैथमेटिक्स में संबंध कैसे होगा, संबंध क्या होता है कि जो संबंध होता है ना वो दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है, या क्रमित युग्मों का समुच्चय क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। दो तरह से इसकी डिफिनेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं। पहले क्या कहेंगे कि जो संबंध होता है वह दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। सर अब कार्तीय गुणनफल क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है, हमें पता ही नहीं है, और समुच्चय क्या होता पता ही नहीं। तो देखिए समुच्चय जो होता है, सबसे पहले मैं समुच्चय के विषय में डिस्कस कर लेता हूं। मीन्स कहने तात्पर्य समुच्चय, नया शब्द आपको मिला होगा ना, समुच्चय। समुच्चय की इंग्लिश में प्यारे बच्चों सेट्स कहते हैं। क्लियर। अब समुच्चय क्या होता है, समुच्चय जो होता है, कहने का तात्पर्य हुआ वेल डिफाइंड कलेक्शन। समुच्चय एक ऐसा, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय एक ऐसा सुपरिभाषित संग्रह होता है जो हर व्यक्ति के लिए क्या हो, मान्य हो। मीन्स समुच्चय जो हो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, सुपरिभाषित संग्रह। ये एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा संग्रह जो हर व्यक्तियों के लिए क्या हो, मान्य हो, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा समुच्चय कहलाता है। समुच्चय क्या होता है, बताया गया कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय में आपको बताया क्या गया कि समुच्चय क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स सुपरिभाषित संग्रह, एक ऐसा संग्रह जो क्या हो, हर व्यक्ति के लिए क्या हो, वो मान्य हो। जैसे हम कह दें, जैसे समझ में आ जाए, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये जो संग्रह है, जो ये समूह है, ये हर व्यक्ति के लिए क्या होगा, मान्य होगा। चाहे जो व्यक्ति हो उससे पूछा जाएगा भाई ये बताइए कि एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, बोलेंगे 7 दिन होते हैं। एक माह में कुल कितने, एक वर्ष में कुल कितने माह होते हैं, तो एक वर्ष में कुल कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, 12 मंथ होते हैं, मंथ्स होते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों समुच्चय जो होता है ये वस्तुओं का एक ऐसा सुपरिभाषित संग्रह होता है जो क्या होता है, हर वस्तुओं का एक सुपरिभाषित क्या होता है, संग्रह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन में सुपरिभाषित संग्रह, ऐसा संग्रह होना चाहिए जो हर व्यक्ति के लिए वो मान्य हो। जैसे हम कहते हैं मंथ में कितने दिन होते, तो कोई कहे 30-31 दिन होते हैं, तो सबके लिए यही मान्य होगा 30-31 दिन, या फरवरी 28-29 की भी होती है ना, तो इस हर व्यक्ति के लिए मान्य होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा समुच्चय हुआ। समुच्चय क्या होता है, बताया वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों अच्छी तरह से समझे होंगे कि समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित वेल डिफाइंड कलेक्शन। मींस कहने का तात्पर्य हुआ वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। यदि आप डिफिनेशन को राइट करना चाहे तो राइट कर लो, समुच्चय। फिर इसके बाद आते हैं संबंध में। ओके, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक वर्ष में 12 माह होते, तो ये हमारा क्या है, सब ये हमारा क्या समुच्चय ही है। ओके, तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो ये हमारा समुच्चय हो गया। अब समुच्चय के बाद एक और इसमें नया शब्द ऐड होता है प्यारे बच्चों, इसका लिख लेंगे इसे, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए कहने का तात्पर्य हुआ, ये समुच्चय हुआ, एक आता उप समुच्चय। समुच्चय के बाद एक क्या आता हमारा, उप समुच्चय। फिर इसके बाद संबंध में आते हैं, उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है, सबसेट मिक्स। कहने का तात्पर्य हुआ समुच्चय, जैसे उप समुच्चय की बात करें, उप समुच्चय क्या होता है, तो उप समुच्चय में बताया गया कि यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों और समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो, तो हम कहेंगे समुच्चय ए जो है बी का क्या उप समुच्चय है। सर ऐसा समझ में ही ना आया, तो समझ में ऐसे नहीं है सर, आप कैसे समझ में आएगा, देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे हम कह दे समुच्चय ए हमारा दिया है, समुच्चय 1 2 3 दिया हुआ, क्लियर है। ओके, और बी में क्या दिया हुआ है, बी में क्या दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें चलिए हम 1 2 केवल कर देते हैं, और बी समुच्चय बी में 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है। आप कहेंगे कि उप समुच्चय बताइए इसमें कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा। ओके, तो बताया गया कि डिफिनीशन क्या होता है समुच्चय, यदि समुच्चय ए और बी दिए हुए हों और समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव हों, तो हम कहेंगे कि समुच्चय ए जो है बी का क्या है, उप समुच्चय होता है।
आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में ये पॉइंट आया होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार कौन कौन से, जैसे 1 2 इसमें अवयव दिए हुए हैं और इसमें भी 1 2 अवयव दिए हुए हैं और इसमें 1 2 3 4 5 इतने अवयव दिए हुए हैं। इनमें से ये अवयव, इनमें से समुच्चय ए के अवयव क्या है? 1 2 है। तो देखिए इसमें एक तरह से बड़ा कौन है? बड़ा क्या है? एक तरह से बी है ना, और छोटा क्या है? ए है। क्योंकि इसमें अवयव क्या 1 2, इसमें क्या 1 से 5 तक है। तो इसलिए तो कहेंगे क्या कि उप समुच्चय क्या होता? तो कहेंगे यदि समुच्चय ए व यदि समुच्चय क्या होता? वस्तु सुपरवैल्यू संग्रह समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक में लिखते हैं प्यारे बच्चों, और उसमें क्या करते हैं कि कॉमा लगा करके हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। ओके, और इसमें क्या अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। ओके, क्लास 12 11th में प्यारे बच्चों इसे विस्तार से पढ़ाया जाता है। 12th में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको इसमें विस्तार से बताया जाए। ओके, ये समुच्चय जो है क्लास समुच्चय जो है क्लास 11th का सिलेबस है। तो देखिए उप समुच्चय क्या होता बता दिया गया। ये समुच्चय ए व बी दिए हुए हो तो समुच्चय ए, यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों तो, और दिए हुए हों और समुच्चय ए का प्रत्येक और समुच्चय बी का अवयव हो, तो हम कहेंगे कि समुच्चय ए जो है बी का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप समुच्चय और उप समुच्चय के विषय में अच्छी तरह समझ चुके होंगे प्यारे बच्चों। ओके, अब देखिए आते हैं संबंध में। तो संबंध की डिफिनीशन में आपको क्या बताई गई कि संबंध जो होता है, जो संबंध होता है, जो संबंध होता है, संबंध होता है वह दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है। मीन्स कहने का तात्पर्य संबंध क्या होता है? जो संबंध होता है ना, वह दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। सर आप ये बताइए सर हमें, तो संबंध, चलिए संबंध, तो आप संबंध की डिफिनीशन आप बता रहे हैं कि जो संबंध होता है वह दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है, या क्रमित युग्मों का, अथवा दूसरी डिफिनीशन इसमें बता सकते हैं क्रमित युग्मों का समुच्चय, क्रमित युग्मों का समुच्चय संबंध कहलाता है। क्रमित युग्मों का समुच्चय क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। ओके, तो देखिए संबंध के अंतर्गत प्यारे बच्चों दो डिफिनीशन बताई गई कि जो संबंध होता है वह दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है, या क्रमित युग्मों का समुच्चय ही क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। अब सबसे पहले इसमें आपको नया शब्द क्या मिला? समुच्चय मिला। तो समुच्चय आपको बता दिया गया। कार्तीय गुणनफल आपको नहीं बताया गया, कार्तीय गुणनफल बता रहे हैं, और उप समुच्चय ये भी आपको समझा दिया गया। और कार्तीय गुणनफल क्या होता है? तो इसमें हम जैसे देखेंगे जैसे से आपको क्लियर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें बताया गया कि जो संबंध होता है वह दो समुच्चय के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यदि हमारा समुच्चय ए दिया हुआ और समुच्चय बी दिया हुआ है तो समुच्चय ए क्या होता है? समुच्चय ए। और याद रखिए समुच्चय ए को, मतलब समुच्चय को यदि हमें क्या करना है, समुच्चय को यदि हमें लिखना है किसी सिंबल के द्वारा, तो हम क्या करते हैं उसमें ए टू जेड के कैपिटल लेटर से प्यारे बच्चों लिखते हैं। ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या होगा, यदि समुच्चय ए, ये दो समुच्चय होंगे, समुच्चय ए मान लेते हैं हमारा 1 है 2 है, क्लियर है, 1 2 कर लेते हैं, और जो हमारा समुच्चय बी है इसमें कर लेते हैं ए और बी कर लेते हैं। क्लियर है? तो यदि समुच्चय संबंध के अंतर्गत हमें बताना, तो देखिए दो समुच्चय ले लिए, समुच्चय ए और समुच्चय बी ले लिए। क्लियर है? अब देखिए समुच्चय ए हो गया और समुच्चय बी हो गया, तो दो कहने का मतलब जो संबंध होता है वो दो समुच्चय की कार्तीय गुणनफल को उपसमुच्चय, तो इसका कार्तीय गुणनफल का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय, तो कार्तीय गुणनफल इसका सबसे पहले निकालेंगे। कार्तीय गुणनफल क्या होता है? यदि समुच्चय ए हो और समुच्चय बी दिए हुए हों, यदि इनका आपस में गुणा करा लिया जाता है, मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी दिया हुआ हो तो इनका यदि आपस में हम गुणा करा ले, तो गुणा कराने पर जो हमें क्या प्राप्त होता है? जो हमें समुच्चय प्राप्त होता है, उस समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं? कार्तीय गुणनफल कहते हैं। देखिए कैसे, कहने का तात्पर्य हुआ इनका दोनों का आपस में गुणा करवाएंगे ना, तो देखिए कैसे क्या गुणा करवाएंगे। मीन्स मान लीजिए हमारा जैसे समुच्चय ए है, समुच्चय ए के अंतर्गत कौन कौन से अवयव हैं? 1 है 2 है। क्लियर है? और बी के अंतर्गत क्या है प्यारे बच्चों? बी के अंतर्गत ए है और क्या है? बी है।
इनका यदि हमें क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, मीन्स कहने का तात्पर्य ये इनका कार्तीय गुणनफल, यदि हमें कार्तीय गुणनफल ज्ञात करना है तो ये समुच्चय ए और समुच्चय बी का आपस में गुणा करा लेंगे। तो गुणा कराएंगे तो कैसे कराएंगे, देखिए पहले समुच्चय के प्रत्येक प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी से करवाएंगे बारी बारी से, क्रम वाइज, ठीक है ना, क्रम से करवाएंगे, ठीक है ना। क्रमित युग्मों का मतलब यही, देखिए दूसरी डिफिनेशन से यही क्लियर हो रहा ना। क्रमित युग्मों का समुच्चय मीन्स एक क्रम से सिस्टमैटिक से करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्रम क्या है, क्रम 1 है और 2 है, तो 1 का हम पहले इससे करवाएंगे, फिर इससे करवाएंगे, फिर 2 का इससे करवाएंगे, फिर इससे करवाएंगे, तो हमारा ए क्रॉस बी ये हमारा क्या हो जाएगी, जो हमारा समुच्चय प्राप्त होगा इसी को हम क्या नाम रख देते हैं, कार्तीय गुणनफल दे देते हैं। तो ए क्रॉस बी मीन्स ए का, चलिए 1 के साथ ए का करवाई तो क्या हो जाएगा, 1 कामा ए हो जाएगा और 1 कामा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर है। फिर क्या करेंगे, 2 कामा ए हो जाएगा और 2 कामा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ए क्रॉस बी जो प्राप्त हुआ यही हमारा कार्तीय गुणनफल है। और ये कार्तीय गुणनफल है, बताया गया जो संबंध होता है वह दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। संबंध क्या हो सकता है इसमें, संबंध के लिए हम इसमें कहते हैं 1 कामा ए कर देंगे और 1 कामा क्या कर देंगे, बी कर देंगे और 1 का और क्या कर देंगे, 2 कामा ए कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, उप समुच्चय होता है ना। तो कौन संबंध जो होता है कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय, उप समुच्चय किसे कहते हैं, बताया गया यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हो, इसमें क्या दिए, क्रॉस बी दिए, एक समुच्चय मान लीजिए हमारा ये है, दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा जो संबंध है, क्लियर है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि समुच्चय जो होता है कार्तीय गुणनफल का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। जो संबंध होता है, ये जो संबंध है इसका देखिए ये उप समुच्चय है कि नहीं, उप समुच्चय तभी होगा जब इसके पूरे अवयव इससे मिल रहे होंगे, क्लियर। और इसके पूरे अवयव इसमें नहीं मिल रहे होंगे, जिसके अवयव पूरे जिसमें मिलेंगे वही उप समुच्चय होगा। तो देखिए एक आर के अवयव इसमें मिल रहे हैं लेकिन इसके सब अवयव इसमें नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इसमें 2 कामा बी नहीं है, क्लियर है। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे क्या, मीन्स कहेंगे क्या, जो संबंध होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है, क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, क्लियर। मीन्स जो संबंध होता है इसका क्या होता है, उप समुच्चय होता है। मीन्स आर एक तरह से कहते हैं छोटा होता है, लेकिन यहाँ छोटा बड़ा नहीं, यहाँ पर सबसेट है। सबसेट का मतलब बताया गया है कि उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय का मतलब यही होता है यदि समुच्चय हमारे ए और बी दिए हुए हों, ओके। इसमें जैसे हमारा एक समुच्चय ये दिया हुआ और हमारा संबंध ये दिया हुआ है, यदि इसके अवयव पूरे इसमें मिल रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये आर जो है मीन्स रिलेशन जो इसका क्या उप समुच्चय है। तो इसलिए हमें इस प्रकार से सिम्बलाइज करेंगे प्यारे बच्चों, ओके। तो संबंध क्या होता है, जो संबंध होता है वो दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल क्या होता है, उप समुच्चय होता है। अथवा बताया गया क्रमित युग्मों का समुच्चय। अब देखो क्रमित युग्म का मतलब होता है, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, पेयर होता है ना प्यारे बच्चों। तो पेयर होता है तो इसमें 1A तो हमारा एक पेयर है, 1B है तो हमारा पेयर है, 2A है तो हमारा पेयर 2B है, तो हमारा क्या है, पेयर है 1A, ओके। ये तो हमारा पेयर है, जोड़ा है। तो इस जो ये युग्म है जो जोड़ा है इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। और क्रम से युग्म होना चाहिए, तो हम क्रम से देखो पहले 1 से करवाएं बारी बारी से गुणा, फिर 2 से बारी बारी से करवाएं तो हमारा ये संबंध प्राप्त हो गया। जो ये संबंध होता है ना, ये कार्तीय गुणनफल का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, जिससे इसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आप संबंध के विषय में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब संबंध के बाद आता है प्यारे बच्चों, संबंध के अंतर्गत अब देखिए हमारा सिलेबस क्या क्या है उसे अब हम देखेंगे। संबंध के अंतर्गत अब हम स्वतुल्य संबंध, पहला पॉइंट क्या है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, मीन्स यदि हमें कोई संबंध दिया हुआ है, उस संबंध को यदि हमें क्या करना, प्रूव करना है। यदि कोई संबंध दिया हुआ है, उस संबंध को हमें प्रूव करना, सिद्ध करना, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध के विषय में जान जाएंगे, तभी तो हम उसे सिद्ध कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे सिद्ध कर पाएंगे भाई। तो चलिए सबसे पहले हम ऐसे क्या करते हैं, इसकी डिफिनीशन, इसके गुणधर्म, जो इसके प्रतीकात्मक जो रूप होता है, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक। यदि कोई भी संबंध है तो उसका हमें प्रतीकात्मक रूप आना चाहिए। यदि हमें प्रतीकात्मक रूप पता है तो हम कोई भी संबंध को हम स्वतुल्य सिद्ध करना हो स्वतुल्य सिद्ध कर लेंगे, संक्रामक सिद्ध करना हो संक्रामक सिद्ध कर लेंगे, यदि हमें सम्मिश्र सिद्ध करना हो सम्मिश्र सिद्ध कर लेंगे। तो देखिए स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध में आपको बताया गया प्यारे बच्चों कि जो स्वतुल्य संबंध होता है, एक कहने तात्पर्य स्वतुल्य संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध जो होता है एक ऐसा संबंध होता है जिसके समुच्चय के अवयव स्वयं से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब कैसे क्या होगा, मीन्स एग्जाम्पल के द्वारा समझे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जो संबंध होता है
जो संबंध होता है वो कहने तात्पर्य वो स्वतुल्य संबंध की यदि बात करें तो इसमें क्या होने प्रत्येक अवयव एक ऐसा संबंध जिसके समुच्चय के अवयव क्या हो स्वयं से संबंधित होते स्वतुल्य संबंध कहते हैं। एक ऐसा संबंध कहेंगे एक ऐसा संबंध जिसके समुच्चय के अवयव एक ऐसा संबंध। देखिए स्वतुल्य संबंध पढ़ने से पहले हम जाते हैं संबंध के विषय में हो गया। अभी किसके पहले हमें थोड़ा एक और डिफिनीशन बच रही है उसे भी बता देते प्यारे बच्चों। ओके, देखिए संबंध तो हमारा हो ही गया। संबंध के बाद हमारा आता द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन आता है। क्या आता? द्विआधारी संबंध। दो आधारी संबंध। अब द्विआधारी संबंध क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ओके, मीन्स संबंध हो गया। द्विआधारी संबंध जो होते हैं, द्विआधारी संबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: स्वतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक और तुल्यता संबंध। और द्विआधारी संबंध उसे कहते हैं यदि कहने का तात्पर्य हुआ, यदि समुच्चय, कहने का तात्पर्य हुआ कि माना ए क्या है? अरिक्त समुच्चय है। माना ए क्या है? अरिक्त समुच्चय है। तो माना ए अरिक्त समुच्चय, तो ए से ए में परिभाषित संबंध जो होता है वो द्विआधारी संबंध कहलाता है। अब देखिए पहले इसकी डिफिनीशन ली तो फिर समझाता हूँ। संबंध हमारी डिफिनीशन हो गई। फिर द्विआधारी संबंध कितने प्रकार के होते? 4 प्रकार के होते। द्विआधारी संबंध के अंतर्गत पहले इसकी डिफिनीशन समझेंगे, लिखेंगे। माना ए एक अरिक्त संबंध है। माना ए एक अरिक्त समुच्चय है। माना ए एक अरिक्त समुच्चय है। माना ए एक अरिक्त समुच्चय है। माना ए एक क्या है? अरिक्त समुच्चय है। तो ए से ए में परिभाषित ए से ए में परिभाषित संबंध, ए से ए में परिभाषित संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। द्विआधारी संबंध कहलाता है। ओके, द्विआधारी संबंध क्या होता बताया गया। माना ए एक क्या है? अरिक्त समुच्चय है। तो ए से ए में परिभाषित संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। अब अरिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय क्या होता है? मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ इम्पटी, और इम्पटी मीन्स क्या होता है? रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय इसे भी कहते हैं। ओके, या शक्ल समुच्चय भी इसे कहते। कहने का तात्पर्य हुआ रिक्त समुच्चय या फिर रिक्त समुच्चय या फिर क्या होता है? शून्य समुच्चय कहें, या फिर क्या कहें? शक्ल समुच्चय। इन सभी का मतलब ये होता है, रिक्त समुच्चय कहें तो रिक्त समुच्चय कहें तो शून्य समुच्चय हो जाएगा, शून्य समुच्चय कहें तो शक्ल समुच्चय। मीन्स तीनों एक ही नाम होते हैं। अब रिक्त समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होते हैं उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, या शून्य समुच्चय कहते हैं, या शक्ल समुच्चय कहते हैं। जैसे कोई समुच्चय, मान लीजिए हमारा समुच्चय, किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए, सिम्बलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? ए टू जेड का कैपिटल लेटर से हम प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए जैसे कोई हम ये समुच्चय लिख दिए, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई क्या हो? अवयव न हो, तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, या फिर उसे हम शून्य समुच्चय कहते हैं, या फिर उसे शक्ल समुच्चय कहते हैं। तो देखिए, तो ये हमारा इस प्रकार से रिक्त या फिर शक्ल समुच्चय हो गया। तो यह द्विआधारी संबंध बताया गया। एक माना ए क्या है? अरिक्त समुच्चय है। तो ए से ए में परिभाषित संबंध जो होता है द्विआधारी संबंध कहलाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारा अरिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें कोई अवयव हो। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई अवयव न हो। अरिक्त का मतलब जिसमें कोई अवयव हो। तो इसमें जैसे 1 2 हम क्या कर देते हैं? रख देते हैं। ओके, तो 1 2 रख दिए तो हमारा क्या? अरिक्त समुच्चय बन गया। तो कहा गया डिफिनीशन में द्विआधारी में, माना ए एक क्या है? अरिक्त समुच्चय। तो बताइए, अरिक्त समुच्चय हो गया। रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें कोई अवयव न हो। अरिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें कोई अवयव हो। तो ये 2 अवयव हो गए। तो ये हम मान लेते हैं कि माना ए क्या है? एक अरिक्त समुच्चय है। तो ए से ए में परिभाषित ए से ए में परिभाषित संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। समुच्चय ए है और एक और समुच्चय ले लेते हैं, ए से ए में परिभाषित, मतलब ये स्वयं से परिभाषित होना चाहिए। क्लियर? मीन्स क्या है? यदि समुच्चय ए और समुच्चय दूसरा भी क्या हो? ए हो, और उनके अवयव क्या हो? सेम हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है? और इनके द्वारा जो हमारा संबंध प्राप्त होगा उसे हम जो इसका कार्तीय गुणनफल प्राप्त होगा ना, वो क्या होगा? हमारा द्विआधारी संबंध होगा। क्लियर?
नहीं समझ में आया? कहने का तात्पर्य ये हुआ, माना ए एक क्या है, रिक्त समुच्चय है, तो ए से ए में परिभाषित संबंध जो होता है द्विआधारी संबंध कहलाता है। जैसे हमारा समुच्चय क्या है, ए, हमारा क्या रिक्त समुच्चय है, दूसरा भी क्या है, ए है, तो इसका हम क्या करेंगे, कार्तीय गुणनफल कराएंगे। कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताएं हैं कि कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए उनका हम दोनों समुच्चयों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं क्रम से, और उन्हें हम क्या छोटे कोष्टक में कॉमा लगाकर लिखते हैं। 1 से 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा। फिर 1 का 2 के साथ करवाएंगे तो 1, 2 हो जाएगा। क्लियर है? फिर 2 का 1 के साथ करवाएंगे 2, 1 हो जाएगा। फिर 2 का 2 के साथ करवाएंगे 2, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा द्विआधारी संबंध, दो आधारित संबंध की डिफिनीशन, कहने तात्पर्य हुआ दो आधारित संबंध की डिफिनीशन हो गई। और उसका जैसे हुआ कि माना एक क्या है, समुच्चय है, तो ऐसे में परिभाषित संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। अब ये ऐसे में परिभाषित संबंध क्या द्विआधारी संबंध कहलाएगा, या क्रमित युग्मों का समुच्चय क्या कहलाता है, हमारा द्विआधारी संबंध कहलाता है। तो हमारा संबंध हो गया। अब देखिए संबंध हुआ, तो अब संबंध इसमें कहने का तात्पर्य हुआ कि द्विआधारी संबंध, दो आधारी संबंध क्या होता है, तो माना एक क्या अर्ध समुच्चय, तो ऐसे में परिभाषित संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। क्लियर? फिर जैसे समुच्चय ए और समुच्चय बी हो गया, इनका आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए, तो अब इसमें देखिए इसे हम कहने का तात्पर्य हुआ, इसे हम कितने टाइप से क्या करते हैं, राइट कर सकते हैं। ये जो हमारा कार्तीय गुणनफल आया, इस कार्तीय गुणनफल से हम क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे प्यारे बच्चों। ओके, संबंध कैसे निकालें, जैसे हम हमारा एक रिलेशन क्या निकल सकता है, जैसे 1, 1 है और क्या 2, 2 है। क्लियर? एक हमारा ये संबंध आ गया। दूसरा इससे हम संबंध निकाल सकते हैं, क्या निकाल लेंगे, 1, 2 और दूसरा क्या 2, 1 हो जाएगा। क्लियर? तो संबंध ये हो गया एक, और हमारा एक संबंध क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर? तो ये हमारा, और हम क्या तीसरा संबंध कुछ ले सकते हैं क्या, यदि 1 हो, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, देखिए आर। तीसरा संबंध क्या हो जाएगा, कह सकते हैं 1, 1 हो जाएगा, और 1, 2 हो जाएगा, और 2, 1 हो जाएगा। क्लियर? दो आधारित संबंध के अंतर्गत देखिए, जब हम इसका हम क्या करा, दो आधारित संबंध का जब हम कार्तीय गुणनफल कराएं, तो हम इस कार्तीय गुणनफल को, जो हमारा कार्तीय गुणनफल आया, इसे हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। और ये 3 तरीका क्या है, ये 3 तरीका यही है कि हमारा एक सम्मित होगा, एक संक्रामक, एक सम्मित, एक स्वतुल्य, एक सम्मित, एक संक्रामक। ये द्विआधारी संबंध से निकल करके ही हमारे तीनों संबंध आए, चारों संबंध आए हैं। कौन कौन? स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता। तुल्यता कहाँ गया, तो याद रखिएगा, जो स्वतुल्य हो, जो सम्मित हो, जो संक्रामक हो, हमारा क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो इस द्विआधारी संबंध के ही तीनों क्या है, प्रकार हैं। तो देखिए अब ही बताएंगे आपको कि स्वतुल्य कैसे क्या पहचानते हैं, सम्मित कैसे क्या पहचानते हैं, संक्रामक कैसे क्या पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी अब डिफिनीशनों को बारी बारी समझेंगे, फिर आपको अभी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो द्विआधारी संबंध क्या होता है, एक ऐसा संबंध, एक ऐसा माना एक क्या रिक्त समुच्चय है, तो ऐसे में परिभाषित संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। क्लियर? अब देखिए दो आधारी संबंध के अंतर्गत पहला हमारा जो टाइप होगा वो स्वतुल्य संबंध होगा। क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। अब स्वतुल्य संबंध होगा ना, अब तो कैसे क्या होगा देखते हैं, इसे लिखा रहने देंगे। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में आपको बताया गया कि स्वतुल्य संबंध क्या होगा। स्वतुल्य संबंध की डिफिनीशन कैसे क्या बताएंगे, तो कहेंगे कि एक ऐसा संबंध या वह संबंध जिसके समुच्चय के अवयव, ऐसा कह सकते हो, वह संबंध जिसके समुच्चय के अवयव, वह संबंध, एक ऐसा संबंध जिसके समुच्चय के अवयव क्या हो, स्वयं से संबंधित हो, तो स्वतुल्य कह सकते हैं। तो एक ऐसा संबंध या वह संबंध जिसके समुच्चय के अवयव, या एक ऐसा संबंध, स्वतुल्य संबंध को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दूसरी तरह डिफिनीशन क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, एक ऐसा संबंध जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो, स्वयं से संबंधित हो, उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। एक ऐसा संबंध होना चाहिए जिसके प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हों, तो
उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं, उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। एक ऐसा संबंध, एक ऐसा संबंध जिसके प्रत्येक अवयव, जिसके प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो, जैसे हमारा क्या आ जाए 1,1 आ जाए, और क्या आ जाए 1,1 2,2, ओके। और इसी प्रकार मान लीजिए 3,3 4,4, मतलब कहने का तात्पर्य A, B, B, C, प्रत्येक अवयव जो होने चाहिए स्वयं से संबंधित होने चाहिए। स्वतुल्य संबंध हमारा यही कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा संबंध जिसके प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे रिलेशन हमारा संबंध ये हो गया 1,1 2,2 3,3, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। इसमें देखिए अब निकल कर क्या आया था, उसमें जो द्विआधारी संबंध के अंतर्गत निकल के आया, जो समुच्चय स्वयं से करवाए थे मल्टीप्लाई, ओके। जो हमारा आर था जिसे 1,1 2,2, मतलब ये एक ऐसा संबंध है जिसके प्रत्येक अवयव क्या है? स्वयं से संबंधित है। 1,1 से संबंधित है, 2,2 से संबंधित है, तो ये हमारा क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। क्या होता है? स्वतुल्य संबंध होता है। ये हमारा स्वतुल्य संबंध होता है, ओके। तो स्वतुल्य संबंध ये हमारा हुआ। स्वतुल्य संबंध का प्रतीकात्मक रूप क्या होता है? देखिए पहले हमें प्रतीकात्मक रूप लिख देना चाहिए, कल चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लिख देते हैं प्रतीकात्मक रूप। स्वतुल्य संबंध का प्रतीकात्मक रूप। चूंकि प्यारे बच्चों इन संबंधों के हमारे जो प्रतीकात्मक रूप होंगे वही इंपॉर्टेंट होंगे। प्रतीकात्मक रूप, प्रतीकात्मक रूप देखिए इसका क्या होगा? प्रतीकात्मक रूप इसका लिखेंगे कि यक्स बिलोंग्स टू रिलेशन में फॉर ऑल, यक्स बिलोंग करना चाहिए किसमें? समुच्चय में। क्लियर? कहने का तात्पर्य प्रतीकात्मक रूप क्या होता है स्वतुल्य संबंध का कि यक्स बिलोंग्स टू क्या है? आर है। मीन्स ये जो अवयव है ना, ये किससे संबंधित है? बिलोंग मतलब संबंधित है या में है, मीन्स ये में है या इससे संबंध रखता है, ओके, या इसका अवयव है। क्लियर? आर जो कहने का तात्पर्य यक्स किसका अवयव है? ये रिलेशन का है ना, तो कहने मतलब यक्स बिलोंग्स टू क्या है? रिलेशन है, जहाँ यक्स क्या है? समुच्चय है। मीन्स कोई समुच्चय रहा होगा हमारा समुच्चय, उसमें क्या द्वैधारी संबंध में हमारा कुछ समुच्चय लिए थे, समुच्चय ए लिए थे ना, उसका ही तो ये संबंध निकल कर आया था 1,1 2,2। या ये जब किसी से निकल कर आया होगा, ये किसी से जब निकल कर आया होगा प्यारे बच्चों, मीन्स ये जब किसी से निकल के आया होगा तो समुच्चय रहा होगा। जब हम स्वयं जब कोई एक समुच्चय दिया था, उस समुच्चय को स्वयं क्या कराए थे? कार्तीय गुणनफल करवाए थे, तो हमारा ये संबंध निकल कर आया था। ठीक है ना? ये हमारा क्या निकल कर? संबंध निकल कर आया था, जिसका प्रतीकात्मक रूप क्या होता है? ये होता है यक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या कह सकते हैं? यक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, यक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध। यदि स्वतुल्य संबंध को प्रूव करना तो हम इसके माध्यम से प्रूव करेंगे। जब प्रूविंग आपको बताएंगे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध हो गया, फिर इसके प्रतीकात्मक रूप लिखना, फिर इसे लिखना, ओके। स्वतुल्य संबंध की हमारी प्रॉपर्टी होगा और इसका प्रतीकात्मक रूप होगा। क्लियर? फिर इसके बाद स्वतुल्य संबंध के बाद हमारा क्या आता है? स्वतुल्य के बाद हमारा सम्मिश्र संबंध आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना प्यारे बच्चों। ये हमारा स्वतुल्य संबंध हुआ। स्वतुल्य संबंध के बाद हमारा क्या आ जाएगा? स्वतुल्य के बाद सम्मिश्र संबंध आ जाएगा। सममित संबंध। सममित संबंध में बताया गया कि यदि इसमें इसमें डिफिनेशन ऐसे बताएंगे, यदि ए बी से संबंधित हो तो बी ए से संबंधित होना चाहिए। यदि ए बी से संबंधित है, और बी ए से संबंधित है, तो हम कहेंगे हमारा जो संबंध है ये क्या है? हमारा सम्मिश्र संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यदि क्या कहेंगे इसमें? यदि डिफिनेशन को हमें बताना है, यदि ए कामा बी कह सकते हैं, या एक्स कामा वाई कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यदि ए कामा बी बिलोंग करता है रिलेशन में, दिस इम्प्लाइज दैट, यदि ए कामा बी आर से संबंधित है तो
बी कामा ए आर से बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, मीन्स बी कामा ए भी संबंधित होना चाहिए आर से। यदि ए बी से संबंधित है, यदि ए बी से संबंधित है तथा बी ए से संबंधित है तो यह एक तो कह सकते तो आर सममित संबंध होगा, सममित संबंध होगा। क्लियर प्यारे बच्चों? कहने मतलब सममित संबंध में आपको ये बताया गया कि यदि सममित संबंध में आपको क्या बताया गया कि यदि जो है, यदि ए बी से संबंधित है और बी ए से संबंधित है, यदि ए बी से संबंधित है और बी ए से संबंधित तो कहेंगे जो हमारा संबंध आर है, जो हमारा रिलेशन आर हो, क्या होगा? एक सममित संबंध होगा। जैसे प्रतीकात्मक रूप पहले इसका देख लें। प्रतीकात्मक रूप इसका क्या होगा? यदि ए इफ कह सकते, इफ ए कामा बी बिलोंग करता है रिलेशन से, दिस इम्प्लाइज दैट मीन्स ये प्रदर्शित करता है बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग करना चाहिए समुच्चय में। जो भी हमारा समुच्चय दिया होगा उस समुच्चय को लिख देंगे। क्लियर? तो ये हमारा प्रतीकात्मक रूप हो जाएगा। जैसे में आपको इसमें बताया गया, जैसे में लिख लेंगे आर रिलेशन हो जाएगा। इसमें क्या कहेंगे प्रतीकात्मक रूप में? इसमें ए कामा बी और बी कामा ए है। यदि ए बी से यदि ए कामा बी तो बी कामा ए होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा? सममित संबंध होगा। सममित संबंध होगा। क्लियर? यदि ए बी से यदि ए कामा बी है तो बी कामा ए होना चाहिए। यदि 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 होना चाहिए, तभी हमारा वो क्या होगा? हमारा सममित संबंध होगा। क्लियर? यदि ए बी से संबंधित है तथा बी ए से संबंधित है तो कहेंगे आर हमारा क्या? सममित संबंध होगा। प्रतीकात्मक रूप में बताया गया इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू दी रिलेशन है, दिस इंप्लाइज दैट यह प्रदर्शित करता है बी कामा ए बिलोंग कर रिलेशन है फॉर ऑल ए कामा बी क्या किसे संबंधित? समुच्चय संबंधित हैं। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा सममित संबंध होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हम इसका प्रयोग करके ही आपको हर जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनको सब प्रूव करवाएंगे। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों सममित संबंध भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, इसे अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट करके नोट्स में लिख लेंगे प्यारे बच्चों। जब आपको इसके क्वेश्चन करवाएंगे ना, अच्छी तरह से एकदम समझ में आएगा प्यारे बच्चों। और आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कुछ आपको प्रॉब्लम है तो जब क्वेश्चन लेंगे ना हम प्रैक्टिस में, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा तीसरा क्या? तो स्वतुल्य सममित हो गया। तीसरा हमारा जो है संक्रामक संबंध है। क्या है? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में बताया गया यदि इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? यदि ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है तो याद रखना ए सी से संबंधित होना चाहिए। यदि ए सी से संबंधित नहीं है तो हम कहेंगे हमारा वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। दूसरी भाषा में कह सकते हैं यदि एक्स वाई से संबंधित है, वाई जेड से संबंधित है तो एक्स जेड से संबंधित होना चाहिए, अदरवाइज हम संक्रामक संबंध नहीं कहेंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ। अदरवाइज तीसरे एग्जाम्पल से बताएं तो क्या कहेंगे? यदि एक जो है 2 से संबंधित हो, 2 3 से संबंधित हो तो 1 3 से संबंधित होना चाहिए, तभी हमारा ये क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। अदरवाइज हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए संक्रामक संबंध में क्या? यदि क्या कहेंगे? यदि ए कामा बी, यदि ए बी से संबंधित है तथा ए बी से संबंधित है तथा बी सी से संबंधित है तो ए सी से संबंधित होना चाहिए। यदि ए बी से संबंधित है तथा बी सी से संबंधित है तो ए सी से संबंधित होना चाहिए, तब आर संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक
संक्रामक संबंध होगा। ओके, इसका प्रतीकात्मक रूप देख लें। ये प्रतीकात्मक रूप ही लिखा हुआ प्यारे बच्चों। चलिए फिर बता दें, प्रतीकात्मक कैसे क्या कहेंगे? इफ यदि ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तब ए सी से संबंधित होना चाहिए। ओके, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते हैं या संबंधित हैं किससे? समुच्चय से। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा संक्रामक संबंध, यदि ए बी से संबंधित है तथा बी सी से संबंधित है तो ए सी से संबंधित होना चाहिए, तब आर संक्रामक संबंध होगा। प्रतीकात्मक रूप ये हमारा हो जाए। क्लियर है? जैसे बता दिया जाए तो जैसे आप देख लीजिए इसका, जैसे में क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? जैसे हमारा संबंध क्या आर ले लेंगे और आर में जैसे 1 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है, तो 1 जो है 3 से संबंधित होना चाहिए। ओके, तब ये जाकर हमारा क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। क्लियर है? अब देखिए, और इसमें एक टाइप, और ये तो हमारा संक्रामक संबंध हो गया। इसमें दूसरा टाइप क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? ये टाइप नंबर क्या हो जाएगा? टाइप नंबर 1, और ये हो जाएगा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में देख लीजिए, टाइप नंबर 2 में क्या दिया हो? यदि 1 2 से संबंधित है, 3 4 से संबंधित है, 5 6 से संबंधित है, कहा जाए कि बताइए स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, कौन सा संबंध है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, देखिए ना तो यह तो स्वतुल्य में मिल रहा, नहीं मिल रहा, ना तो सम्मित में मिल रहा। यदि ए बी से, यदि 1 2 से 2 1 से होना चाहिए, नहीं है तो हमारा सम्मित भी नहीं होगा। संक्रामक में बताया गया, संक्रामक में क्या बताया गया अभी कि यदि 1 2 से संबंधित हो, 2 3 से हो तो 1 3 से होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 2 संबंधित लेकिन 2 3 से नहीं, तो हमारा इसके अनुसार तो हमारा ये भी संक्रामक नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा प्यारे बच्चे, टाइप 1 है। यदि 1 2 से संबंधित हो और 2 3 से हो तो निश्चित रूप से 1 3 से होना चाहिए, नहीं तो हमारा संक्रामक नहीं होगा। यदि सब अलग अलग दिए हुए क्रमित युग्म दिए हुए अलग अलग क्रमित युग्म हैं तो हम कहेंगे तब भी हमारा क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध होगा। नहीं समझ में आया? फिर समझे। कहने का तात्पर्य हुआ, यदि 1 2 से संबंधित हो दिया हो, यदि 1 2 से संबंधित हो और 2 3 से हो, तब 1 3 से होना चाहिए। फिर देखिए, यदि ए बी से संबंधित हो तो बी सी से दिया है तो ए सी से निश्चित रूप से होना चाहिए। यदि ए सी से नहीं दिया तो हम कहेंगे संक्रामक नहीं है, और यदि सब अलग अलग क्रमित युग्म है तब भी हमारा संक्रामक संबंध होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, द्विआधारी संबंध के अंतर्गत स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और संक्रामक संबंध हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो एक और संबंध बचता हो, कौन संबंध? तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होगा? देखिए, तुल्यता संबंध प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि जो संबंध स्वतुल्य होगा, जो सम्मित होगा, जो संक्रामक होगा, हमारा एक तुल्यता संबंध होगा। जैसे देखिए, कहने का तात्पर्य चौथा में आपको बताया गया इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध बताया गया कि यदि आर स्वतुल्य हो, आर क्या हो? यदि आर स्वतुल्य हो, आर सममित हो, और आर संक्रामक हो, तब आर तुल्यता संबंध होता है। तब आर क्या होता है? तुल्यता संबंध होता है। कहने का तात्पर्य, यदि आर स्वतुल्य हो, आर सम्मित हो, आर संक्रामक हो, तब आर क्या होता है? तुल्यता संबंध होता है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? संबंध एवं फलन के अंतर्गत प्यारे बच्चों, संबंध के अंतर्गत सबसे पहले डिफिनीशन बताया, संबंध क्या होता है। तो थोड़ा मैं स्पीड में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। संबंध जो होता है, संबंध में बताया गया कि क्या बताया गया? संबंध की डिफिनीशन में आपको
कि जो संबंध होता है ना वो दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। संबंध के बाद आया हमारा संबंध के द्विआधारी संबंध आया। द्विआधारी संबंध क्या होता है कि माना ए एक क्या है, अरिक्त समुच्चय है। माना ए एक क्या है, अरिक्त समुच्चय है। तो माना ए एक क्या है, अरिक्त समुच्चय। तो ए से ए में परिभाषित संबंध जो होता है हमारा द्विआधारी संबंध होता है, द्विआधारी संबंध कहलाता है। द्विआधारी संबंध मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? द्विआधारी संबंध जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। स्वतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक और तुल्यता संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध में आपको प्यारे बच्चों बताया गया कि यदि एक ऐसा संबंध जिसके समुच्चय क्या हो स्वयं से संबंधित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। एक ऐसा संबंध जिसके या ऐसे कह सकते हैं एक ऐसा संबंध जिसके प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होते हैं उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। फिर स्वतुल्य के बाद सम्मित आता है। यदि ए बी से संबंधित है और यदि ए बी से संबंधित है तो बी और बी ए से संबंधित हम कहेंगे और हमारा क्या स्वतुल्य संबंध होगा, वो सम्मिश्र संबंध होगा। और संक्रामक संबंध में बताया गया, संक्रामक संबंध में आपको बताया गया कि यदि ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है तो ए सी से संबंधित होना चाहिए, अदरवाइज हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। प्रतीकात्मक रूप में बताया गया इफ ए कामा बी बिलोंग्स के रिलेशन में और बी कामा सी और एंड बी कामा सी बिलोंग्स रिलेशन में, देन ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, तभी हमारा वो क्या हो? संक्रामक संबंध होगा। तो प्यारे बच्चों हमने आज संबंध में फलन के अंतर्गत संबंध क्या होता है, संबंध कितने क्या प्रकार होते हैं, उनकी डिफिनेशन क्या होती है, उसकी प्रतीकात्मक रूप क्या होता है, सब बताया। प्रतीकात्मक रूप बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, प्रतीकात्मक के द्वारा ही हम कोई भी संबंध को स्वतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक और तुल्यता संबंध प्रूव करवाएंगे। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको इसमें संबंध एवं फलन के अंतर्गत संबंध के विषय में अच्छी